हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा 57वां सेट है और इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में बिल्ली छोटी आंत में पाई जाती है। ये छोटी आंत ये है, ये देखिए, ये पेट यानी अमाशय है। तो अमाशय से ये निकलती है छोटी आंत। तो ये बिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। आंसर इसका सी है, छोटी आंत। गुप्त पर्वत को फतह करने वाली विश्व की पहली पर्वतारोही टीम किस राज्य की बनी है? तो अभी ये रिकॉर्ड बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल की टीम ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर इसका सी होगा, पश्चिम बंगाल। तो गुप्त पर्वत कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बंगाल की 9 पर्वतारोहियों की एक टीम ने हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के पीर पंजल रेंज में 5 या 988 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक चोटी और जिसका नाम क्या है, गुप्त पर्वत को फतह किया है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से यही बनेंगे। देखिए, गुप्त पर्वत कहाँ पर है? ये हिमाचल में है। और किस रेंज में स्थित है? पीर पंजल रेंज में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल में। बंगाल की यह टीम गुप्त पर्वत पर पहुँचने वाली पहली पर्वतारोही बनी है। इस चोटी पर इससे पहले कोई भी पर्वतारोही पहुँचने में सफल नहीं हुआ था। तो ये पहली टीम बनी है जिसने गुप्त पर्वत को फतह किया है, बंगाल की टीम। कोलकाता के सोनारपुर में स्थित पर्वतारोही का एक क्लब सोनारपुर आरोही द्वारा संचालित और पर्वतारोही रुद्र प्रसाद हलदार के नेतृत्व में टीम गुप्त पर्वत पर पहुंची है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? रुद्र प्रसाद हलदार ने। इस टीम में विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही और प्रत्येक महाद्वीप की 7 चोटियों तथा 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के पहले शख्स सत्यरूप सिद्धांत भी शामिल थे। तो ये सत्यरूप सिद्धांत इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि इनके पास भी एक रिकॉर्ड है। और इस टीम में एक महिला सदस्य भी थी और उनका नाम क्या है? दीपोश्री पाल हैं। इनमें से कौन सा पुरुष फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर था? तो इसका शुभंकर कौन था? लाइव था। आंसर इसका डी होगा, लाइव। लाइव जो एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ है सुपर कुशल खिलाड़ी। और पुरुष फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो 2022 का फीफा विश्व कप जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। तो अर्जेंटीना वर्तमान में पुरुष फीफा विश्व कप का विजेता है। और महिला फीफा विश्व कप के बारे में बात करें तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का शुभंकर है, ये जो ऑप्शन तीसरा है, तजुनी इसका शुभंकर है। और महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता किसने था? ये स्पेन के द्वारा जीता गया था। विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ये परपोषी कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, इनमें कोशिकीय संरचनाएं नहीं होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर इसका डी होगा, बी और सी दोनों। और जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। ये जो विषाणु है यानी वायरस, ये स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते हैं और इसमें दिया गया है कि स्वतः प्रजनन कर सकते हैं और ये मृत पदार्थों के अपचय में सहायता करते हैं। तो ये भी गलत है, ये मृत पदार्थों के अपचय में सहायता नहीं करते हैं। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बना सकता है? तो यह इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होगा, जो कितने बंध बना सकता है कार्बन। तो देखिए, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है सी और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो पहले कोष में आएगा 2 और बचा कितना है? 4। तो दूसरे कोष में आएगा 4, यानी इसका बाह्य कोष होगा। तो बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो ये 4 बंध बना सकता है। तो इसका आंसर सी होगा, 4। देखिए, एकल कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है और ये कार्बन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है क्योंकि कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी 4 है और इसीलिए 4 बंध बना सकता है और इसलिए 2 दोहरे सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। बात करें संयोजकता या वैलेंसी के बारे में, किसी तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। विषाणु या वायरस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, वायरस एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव के जीवन की कोशिकाओं के अंदर ही प्रकृति बनाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, वायरस जानवरों और पौधों से लेकर सूक्ष्म जीवों तक बैक्टीरिया और आर्किया सहित सभी जीवन रूपों को संक्रमित करते हैं। तो ये भी सही है।
वायरस पृथ्वी पर लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं और जैविक इकाई के सबसे अधिक प्रकार हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर इसका डी होगा। ये तीनों विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर, वायरस होते मृत पदार्थ के अपचय यानी इंग्लिश में डिकम्पोजिशन में सीधे सहायता नहीं करते हैं, लेकिन वे पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, मृत पदार्थ का अपचय मुख्यतः बैक्टीरिया, फंगी, अन्य डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। आंसर इसका सी होगा। ए और बी दोनों। दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक बताई थी, दूना, यानी दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो यहाँ दूरदृष्टि दोष के लिए पूछा गया है, तो दूर के लिए उत्तल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ था? ये बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुआ था। आंसर इसका बी होगा, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस प्रारंभ किया गया था। देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है और वो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था। तो वो कहाँ था? बेंगलुरु में। और ये 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? ये तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में है। तो आंसर इसका सी है, तेलंगाना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। आंसर इसका सी होगा, काम्या कार्तिकेयन। मई 2024 को काम्या कार्तिकेयन ने 16 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है और वह इतनी कम उम्र की ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? तो जैसा कि आपको बताया था कि जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है वो संवैधानिक निकाय हैं। तो ये पहला ऑप्शन है, भारत के महान्यायवादी और राज्य वित्तायुक्त। तो इनका उल्लेख है संविधान में। दूसरा ऑप्शन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और तीसरा ऑप्शन है, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयोग। तो ये तीनों सही हैं। आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त तीनों। आपको ब्लॉक ए में संवैधानिक निकाय और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 से संबंधित है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इनका संबंध अनुच्छेद 148 से है, ये भी सही है। राज्य का महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 165 में दिया गया है इसका उल्लेख। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। तो आंसर इसका डी होगा, जो सभी विकल्प सही हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? तो राज्यों से संबंधित भाग है वो छठा भाग है। आंसर इसका सी होगा, 6। भारतीय संविधान का छठा भाग राज्यों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 152 से 237 तक। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों सही हैं। आंसर इसका डी होगा, सभी विकल्प सही हैं। परंपरागत रूप से राज्यपालों को उन राज्यों का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व नहीं दिया जाएगा या किया जाता है जहाँ भी स्थित हैं, यानी वे जिस राज्य से संबंधित हैं। हालांकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। अकबर के शासनकाल में सर्वोत्तम सोने का सिक्का कौन सा था? तो अकबर के शासनकाल में सोने का सिक्का सर्वोत्तम था, वो शहंशाह था। आंसर इसका सी होगा, शहंशाह। शहंशाह अकबर के शासनकाल में सर्वोत्तम सोने का सिक्का था और अकबर एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने सोने के सिक्कों के 26 प्रकार के या 26 प्रकार की किस्में जारी किए थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? तो सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था शाहजहां ने मुगलों में। आंसर इसका सी होगा, शाहजहां।
तो मुगल सम्राट शाहजहां ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जाता है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये जॉर्जिया मेलोनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। जॉर्जिया मेलोनी 2022 से इटली की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं और वे इस पद को संभालने वाली इटली की पहली महिला बनी हैं और अभी भी वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2024 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें इस बार 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। आंसर इसका सी होगा 7। तो कितनी महिलाएं इस बार मंत्रिमंडल में शामिल? तो 7 हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी सहित अधिकतम 31 कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा 36 राज्यमंत्री और 5 राज्यमंत्री हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार हैं। तो इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 72 मंत्री शामिल हैं पीएम मोदी सहित। तो पीएम मोदी सहित पूछा जाए तो 72 और उनको अगर निकाल कर पूछा जाए तो 71 हैं। इस बार के मंत्रिमंडल में जिन 7 महिलाओं को शामिल किया गया है उनके नाम हैं निर्मला सीतारमण पहली, दूसरी अन्नपूर्ण देवी, तीसरी शोभा करंदलाजे और चौथी हैं रक्षा खड़से, 5वीं सावित्री ठाकुर और ये छठी हैं नीबूबेन बमभानिया, 7वीं अनुप्रिया पटेल। विश्व संगीत दिवस या वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका 21 जून। तो 21 जून को हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1982 में फ्रांस देश से हुई थी और इसे फेटे डे ला म्यूजिक भी कहा जाता है इस दिवस को। विश्व संगीत दिवस 2024 की थीम अभी घोषित नहीं की गई है और पिछले वर्ष की विश्व संगीत दिवस 2023 की थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। निषेचित अंडा एकवचन किस में समाविष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय। ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। आंसर इसका सी है, गर्भाशय। ये देखिए ये वाला जो चित्र है यहाँ बड़े वाले से भी देखेंगे, ये पूरा गर्भाशय, इसे बोलते हैं गर्भाशय। निषेचित अंडा या निषेचित अंडाणु एकवचन यानी फर्टिलाइजर एग या जायगोट फैलोपियन ट्यूब में समाविष्ट हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब ये वाली है, एक इधर होती है और एक इधर, और यहाँ पर यानी फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु से जुड़ता है और उसका गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन होता है और जिससे एकवचन बनता है यानी जायगोट बनता है। एकवचन के बाद फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर अग्रसर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब ये वाली है और ये अंडाशय है और यह गर्भाशय में आता है जहाँ यह गर्भाशय में स्थापित होता है और गर्भावस्था के लिए तैयारी करता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा मानव प्रजनन तंत्र है, तो इसे बोलते हैं अंडाशय यानी इंग्लिश में ओवरी, और ये फैलोपियन ट्यूब है या हिंदी में अंडवाहिनी। और तो अंडवाहिनी एक इधर होती है और एक इधर, और ये अंडाशय एक इधर और एक इधर, और इसे बोलते हैं गर्भाशय। ये जो पूरा वाला हिस्सा है ये यहाँ तक ये वाला, तो इसे बोलते हैं गर्भाशय या यूट्रस, और इसे बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। ये जो गर्भाशय और योनि को जोड़ता है उसे बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। और वजाइना यानी योनि, तो योनि ये है। व्हाइट नील और ब्लू नील निम्न में से किसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये देखिए, ये व्हाइट नील है, विक्टोरिया झील से निकल रही है, और दूसरी है इथोपिया से निकल रही है, ताना झील से। ये ब्लू नील है, तो ये व्हाइट और ये ब्लू नील है, और यहाँ पर जाकर सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर नील नदी का ये निर्माण करती है। तो आंसर इसका बी होगा, नील नदी। ब्लू नील नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस झील से होता है? तो इसका उद्गम होता है इथोपिया में ताना झील से। तो आंसर इसका बी है, ताना झील। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। तो आंसर इसका बी होगा, कुमार गुप्त। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय राजगिरी में स्थित है, नालंदा जिले में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का शासक था। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना कराई थी। मानव मादा प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आंतरिक यौन अंग निम्न में से कौन से हैं?
तो ये योनि यानी वजाइना, और गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। और फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है यानी अंडवाहिनी, एक इधर और एक इधर। और अंडाशय, अंडाशय ये वाला है। तो ये सभी इसके अंग हैं, यौन आंतरिक यौन अंग हैं। तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। मासिक धर्म चक्र के दौरान यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो फिर यहाँ पर खाली स्थान है। की परत और परत का नाम है एंड्रोमेट्रियम, टूट जाती है और मासिक धर्म रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलता है। तो ये खाली स्थान में ये बताना है कि कौन सी वो किसकी परत टूट जाती है। तो ये गर्भाशय की परत होती है और इस परत का नाम क्या है, एंड्रोमेट्रियम। तो ये भी पूछा जाता है। तो गर्भाशय की एक परत होती है, टूट जाती है तब रक्तस्राव बाहर निकलता है। तो आंसर इसका बी है, गर्भाशय। गर्भाशय मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है तो गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है और भ्रूण का विकास शुरू होता है। एंड्रोमेट्रियल चक्र में उस चरण का नाम बताएं जो इस्कीमिया के लिए सर्पिल धमनियों के टूटने के रूप में शुरू होता है और गर्भाशय में रक्त छोड़ता है और एंड्रोमेट्रियल स्तर का धीमा होना शुरू होता है। तो ये मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। आंसर इसका बी सी होगा, मासिक धर्म चक्र। उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। तो थॉमस एल्वा एडिसन वैज्ञानिक हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन ये भी वैज्ञानिक हैं और न्यूटन ये भी वैज्ञानिक हैं। लियोन मेसी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये अलग होंगे। तो आंसर इसका डी है, लियोन मेसी। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्कोवा के नाम पर रखा गया है? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्कोवा के नाम पर रखा गया है। तो आंसर इसका ये होगा, ब्रह्मोस मिसाइल। ये खाली स्थान है। छोटी आंत का मध्य भाग है जिसकी दीवारें विशेष रूप से बिली और माइक्रोबिली से युक्त होती हैं। तो ये अब पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मानव शरीर में बिली कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि बिली और माइक्रोबिली से युक्त होती है। देखिए, जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डोडेनम, जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको हरा वाला। ये जो अमाशय है इससे निकलती है छोटी आंत, यानी पेट से ये निकलती छोटी आंत। और उसके बाद दूसरा इसका भाग है उसे बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा भाग ये वाला है सबसे लास्ट में, जो कलर अलग अलग है ना, जो तीसरे वाला भाग को कहते हैं इलियम। तो मध्य वाले भाग को कहेंगे जेजुनम। तो आंसर इसका बी होगा, जेजुनम। ये तीनों ही भाग बिली से युक्त होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जेजुनम में बिली पाई जाती है छोटी आंत के। देखिए, ये पेट या आमाशय है यानी स्टमक है और यहाँ से निकलती है छोटी आंत। और जो छोटी आंत का शुरुआती भाग होता है उसे बोलते हैं डोडेनम। तो यहाँ से ये डोडेनम कहाँ से, जो छोटी आंत है कहाँ से निकलती है? पेट से। तो ये भी पूछा जाता है और बड़ी आंत में जाकर यहाँ पर मिल जाती है। राज्यपाल का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में किया गया है? तो आंसर इसका होगा भाग 6 में। भाग 6 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का प्रावधान भाग 6 में किया गया है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक वर्णित हैं। यानी 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और यहाँ तक इसके कर्तव्य और वगैरह दिए गए 162 तक। तो अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्यों और पद से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी है, यानी बाहर निकल रही है। तो इसका आंसर बी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह उत्सर्जनशील या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है और गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इनका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया था। तो आंसर इसका बी है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक
2022 में आयोजित किए गए थे। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी गोल्ड कोस्टर और क्वींसलैंड, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। तो आंसर इसका बी होगा 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक है, लगभग 6 वर्ष 1 दिन। और ये मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों दो गठबंधनों के बीच एक वैश्विक संघर्ष था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया सवाल था और ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या प्रथम विश्व युद्ध से पहले, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध चला है वो 1939 से 1945 तक चला है और विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में। तो आंसर इसका डी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया था इनकी स्थापना का, और यह सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में आयोजित किया गया था और इसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना था। विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो अभी देखा था ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत की गई थी IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना। तो आंसर इसका सी है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन समझौता। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। और वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापित हुई है 1944 में। आंसर इसका बी है 1944। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी और यह यूनाइटेड नेशंस यानी UN का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह IMF और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन बी सही होगा, हर्षवर्धन। और पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। पुरुष फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो पुरुष फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई है 1930 में। और महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई है 1991 में। तो यहाँ पुरुषों का पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता। आंसर इसका ए होगा, इंग्लैंड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा गया था 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। आंसर इसका सी है, जॉन डाल्टन। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है?